Hello everyone, welcome to my channel Chem Experts. This is part 2 of chapter 3 class 11 classification of elements and periodicity in properties of elements. फर्स्ट पार्ट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल जो अर्लियर टाइम पे दी गई थी वो सब हम पढ़ चुके हैं. इस पार्ट में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? सबसे पहले क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का या पीरियोडिसिटी का इंट्रो ही. तो द प्रॉपर्टीज़ विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and show gradual change when we move from left to right in a period or from top to bottom in a group are called periodic properties. तो वो प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हों किससे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. किससे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. एंड शो ग्रेजुअल चेंज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ एक पीरियड में ऐसे, या फिर टॉप टू बॉटम जाएँ एक ग्रुप में, तो एक ग्रेजुअल चेंज आए, मतलब या तो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती जाए या थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होती जाए, वो होती हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़. यानी वो प्रॉपर्टीज़ जो एक टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिपीटिशन सा हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में दोबारा वही ट्रेंड फॉलो होता है. तो वो कौन कौन सी है आइए देखते हैं. सबसे पहला एटॉमिक रेडियस. क्या? एटॉमिक रेडियस. तो एटॉमिक रेडियस होता क्या है पहले? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वैसे तो आप समझ पा रहे होंगे रेडियस क्या होता है. सर्कल में हम रेडियस पढ़ चुके हैं. एटॉमिक यानी एटम का रेडियस. तो किसके इक्वल होता है? यदि ये डेफिनेशन आती है तो ये होता है न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और कोवेलेंट रेडियस फॉर एन एटम ए इन ए मोलिक्यूल A2 इज. यदि एक मोलिक्यूल है A2, A2 का मतलब है, A2 का मतलब क्या? मतलब एक ही जैसे दो एलिमेंट्स मिलकर एक होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. ठीक है. उसका रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आर ए इज इक्वल्स टू आर ए प्लस आर ए बाई 2 होएगा. मतलब एक का आर ए प्लस दूसरे का, एक का और दूसरे का रेडियस डिवाइडेड बाय 2, और ये इक्वल होगा डी ए बाई 2, यानी उसके डायमीटर के हाफ के इक्वल. एटॉमिक रेडियस कोवेलेंट होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल का कैसे निकालेंगे? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. और यदि हेट्रोएटोमिक हो तो हेट्रोएटोमिक का मतलब है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स डिफरेंट होंगे. तो क्या करेंगे? डी ए बी अब हम कैसे निकालेंगे? ये होगा आर ए प्लस आर बी प्लस 0.009 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी. एक्स ए और एक्स बी क्या है? एक्स ए और एक्स बी यहाँ पर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ ए एंड बी. ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है ये हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है. ठीक है. फिर जनरल ट्रेंड देखते हैं. तो इन जनरल द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एज मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. यानी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है? डिक्रीज होता है. ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज़ डिक्रीज होता है. क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि इंक्रीज हो रहा है. मतलब एक ही शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, साथ ही साथ में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा एफिनिटी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे तो जो आउटर मोस्ट शेल का रेडियस है वो छोटा हो जाएगा, और ऐसे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. रीजन क्या होता है? इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है?
इंक्रीज होता है, और इंक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, क्योंकि हर एक लेवल पे एक नई शेल उसमें जुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। आप आईआईटी का, नीट का कोई भी पेपर दोगे, इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट है वंडरवॉल रेडियस। अब वंडरवॉल रेडियस क्या होता है? वंडरवॉल वैसे किसी साइंटिस्ट का नाम था, उनके रेस्पेक्ट में ये नाम दिया गया है। तो इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स। मतलब हाफ डिस्टेंस किसके बीच में? न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस ही होता है, न्यूक्लियस के बीच में ऑफ 2 नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स। 2 आइसोलेटेड नॉन बॉन्डेड एटम्स है, या फिर 2 एडजेसेंट एटम्स बिलोंगिंग टू 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट, या फिर सॉलिड स्टेट में है जहाँ उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, बस 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? वंडरवॉल्स रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट है मेटालिक रेडियस। क्या है? मेटालिक रेडियस। इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई टू द 2 एडजेसेंट एटम्स इन द मेटालिक क्रिस्टल्स। मेटालिक रेडियस की बात हम किस में करेंगे? सिर्फ मेटालिक क्रिस्टल्स में, और इक्वल होगा 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई बिटवीन 2 एडजेसेंट एटम्स। एडजेसेंट मतलब पास के 2 एटम मेटालिक क्रिस्टल के अंदर, उनके न्यूक्लियस के सेंटर से दूसरे के न्यूक्लियस के सेंटर जो क्या हो गया? डायमीटर, उसका हाफ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मेटालिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस। इनकी जो ट्रेंड होगा ना, इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए, वो सारा एटॉमिक रेडियस के सेम ही होगा, और ये सारी हम एटॉमिक रेडियस की टाइप्स पढ़ रहे हैं। अब है आयनिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस में क्या होगा? एन एटम कैन बी चेंज टू ए कैटायन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम है कोई, यदि वो एक या मतलब कितने भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, यानी इलेक्ट्रॉन खो दे या लीव कर दे, निकाल दे अपने अंदर से, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से गया तो उसमें कैसा चार्ज आएगा? उसमें चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और उस मेटल एटम को उस एटम को हम क्या बोलेंगे? कैटायन। तो कैटायन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, और कैसे बनता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है। नेक्स्ट है एनायन। एनायन कैसे बनेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, इसलिए एनायन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। पहले देखो, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है, यानी नेट चार्ज 0 जाते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आया तो नेगेटिव चार्ज हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, एनायन कैसे बना? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अ कैटायन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। एक कैटायन जो होता है वो अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। क्योंकि जब यह बनता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, एंड समटाइम्स ए शेल में ऑल्सो डिक्रीज। और कभी कभी क्या होता है? शेल भी डिक्रीज हो जाती है। जैसे सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम कैसे फिल करते हैं? 2 8 1। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उस शेल तक का रेडियस देखेंगे। फिर जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लीव कर देता है, लॉस कर देता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं 2 8। यानी पहले जब हम 3rd शेल तक का रेडियस कंसिडर कर रहे थे, अब हमें सिर्फ 2nd शेल तक का रेडियस ही कंसिडर करना पड़ेगा, और रेडियस क्या हो गया? ऐसे छोटा हो गया, यानी शेल डिक्रीज होगी तो रेडियस डिक्रीज हो गया। वहीं क्या होता है? एनायन जो होता है वो अपने पेरेंट एटम से लार्जर होता है। एनायन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज। क्योंकि इसके बनने में क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है,
जैसे हम देखते हैं क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17, उसको हम कैसे फिल करते हैं 287, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, मतलब बाहर की शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच में यदि एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है और 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस जो है ना वो ऐसे सेट होएगी कि है ना सभी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हो, और ऐसा होने पर जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी रेडियस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन, एनायन कैसा होगा, लार्जर होगा अपने पेरेंट एटम से, और कैटायन स्मॉलर होगा पेरेंट एटम से। यदि आप ऐसे नहीं याद कर पा रहे हो तो एक एक एग्जाम्पल से, सबसे बेस्ट सोडियम और क्लोरीन का है, इससे आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स या आयंस, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, वो क्या होंगे, हायर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर इज द साइज, मतलब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही छोटा साइज होगा। जैसे एल्यूमिनियम 3+ पे सबसे ज़्यादा चार्ज है, फिर मैग्नीशियम 2+, सोडियम प्लस, फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2 और नाइट्रोजन -3, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसका, +3, सबसे कम -3। तो साइज हम इसका बता सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा साइज उतना ही कम, साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका है, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर है ऑर्डर ऑफ रेडियाई, जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस पढ़े हैं उनमें से सबसे छोटा कौन सा होता है, कोवेलेंट रेडियस, उसके बाद मेटालिक रेडियस, और सबसे बड़ा होता है वंडरवॉल रेडियस। सबसे बड़ा क्या, वंडरवॉल रेडियस। अब आगे पढ़ते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। इस बात को ध्यान रखना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, अब एक आइसोलेटेड एटम हो और वो गैसियस स्टेट में हो, उसकी हम क्या करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए, आयनाइजेशन यानी आयन बनाने के लिए। आयन जनरली कैटायन, और कैटायन कैसे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिमूव द इलेक्ट्रॉन किस में से, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी यहाँ एक एटम था ए जो किस में था, गैसियस स्टेट में था, उसको हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी दी तो ये क्या बन गया, आयन बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, और ये हमने बोला आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर है वेरियस फैक्टर्स विद विच IE चेंजेस आर। IE हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए यूज़ करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला है एटॉमिक साइज विच वेरीज इन्वर्सली, यानी इन्वर्सली का मतलब क्या, एटॉमिक साइज ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, एटॉमिक साइज कम आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा, ठीक है। एटॉमिक साइज में पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, कैसे कैसे वेरी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट वेरीज इन्वर्सली, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज यानी उसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, +1 +2 +3, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी के, ठीक है। तो तीनों चीज़ मैटर करती हैं। फिर है जनरली लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़, अब या एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज़। अब एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये क्या होगी, इंक्रीज।
और सिमिलरली डाउन द ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। नेक्स्ट है IE वैल्यूज़ ऑफ इनर्ट गैसेज आर एक्सेप्शनली हायर, कि जो इनर्ट गैसेज हैं या फिर जिनको नोबल गैसेज भी बोलते हैं, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, एक्सेप्शनली हायर होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। और वो भी क्यों, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है इसके लिए। नेक्स्ट है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, मतलब पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, उसके बाद IE2 का मतलब है सेम एटम में से हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, अब A पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के A पॉजिटिव प्लस IE2 गिव्स A2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वो क्या होगी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और वो ज़्यादा होगी फर्स्ट वाली से, एंड सिमिलरली थर्ड वाली ज़्यादा होगी सेकंड वाली से। ठीक है, जैसे IE1 यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, कि नाइट्रोजन की पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से। और ऐसा क्यों, ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल। जैसे पिछले चैप्टर में हमने ऑर्बिटल्स फिल करने सिखाए थे, तो जो 2p ऑर्बिटल्स होगा उसमें मैंने बताया था हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड जब वो सिमेट्रिकल हो जाती हैं तो वो स्टेबल हो जाती है, और इसलिए नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। ठीक है, इनके आप कॉन्फ़िगरेशन फिल करके देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कहीं पे भी हाफ फील्ड या कम्प्लीटली फील्ड कोई सबशेल होगी तो वो एक स्टेबल स्टेट होगी। फिर है अमंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज़। 3D सीरीज़ के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें से क्रोमियम 24 और कॉपर 29, उनकी हायर IE2 होती है ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड स्टेबल डी ऑर्बिटल्स। उनके अंदर क्या होता है, डी ऑर्बिटल इसके अंदर तो हाफ फिल्ड हो जाता है और इसके अंदर फुल फिल्ड हो जाता है, इसलिए उसके अंदर सेकंड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एक हाफ फिल्ड डी और फुल फिल्ड डी सब शेल बनती है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको डिनोट करते हैं EGE से या फिर डेल्टा HEG से। ठीक है, अब जैसे हमने पिछली वीडियो में पिछले पार्ट में देखा था आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिल्कुल उसके ही जैसा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, होता क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, वहाँ पे क्या था रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या है रिलीज्ड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिड, इलेक्ट्रॉन गेन, क्या बोला अभी मैंने, इलेक्ट्रॉन गेन, तो एनर्जी रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है किसमें, इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड यानी अकेला, उसके ऊपर कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होने चाहिए, और गैसियस एटम, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोबारा रिवाइज करते हैं, वो एनर्जी जो रिलीज होती है जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ नेगेटिव, पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H से। ठीक है, डेल्टा H नेगेटिव होता है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज होती है, और डेल्टा H पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये चीज़ वैसे हम थर्मोडाइनेमिक्स में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी थोड़ा सा बता दिया। While the other successive electron gain enthalpy will be positive, बाकी की जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी।
ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, किसकी वजह से, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन एनायन हैं उसमें, और जो इलेक्ट्रॉन बीइंग एडिड, जो इलेक्ट्रॉन ऐड होना है उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं हम, तो जो एनायन के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है और जो इलेक्ट्रॉन सब ऐड कर रहे हैं उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है। हम पढ़ चुके हैं ये पहले हमारी जूनियर क्लासेस में, ठीक है। तो वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर, सबसे पहला एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज के वेरीज डायरेक्टली, ठीक है। वो वेरी कर रहा था इन्वर्सली, ये डायरेक्टली। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है, इंक्रीज का मतलब है ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और डिक्रीज का मतलब है कम एनर्जी रिलीज होगी। ऐसे ही न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वेरीज डायरेक्टली, यानी चार्ज ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा, चार्ज कम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम। ये दोनों चीज़ क्या है, ओपोजिट हैं उससे, आयनाइजेशन एंथैल्पी से। नेक्स्ट देखते हैं इनका ट्रेंड। Along a period, electron gain enthalpy becomes more and more negative, while on moving down the group, it becomes less negative, ठीक है। एक पीरियड है में जा रहे हैं, पीरियड कैसे होता है, लेफ़्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती जाती है, मोर एंड मोर नेगेटिव। अलोंग अ पीरियड का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट यदि जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती जाती है अप टू ग्रुप 17 हेलोजन्स तक, ठीक है। ध्यान रखना, ग्रुप 18 नोबल गैसेज में नहीं, सिर्फ हेलोजन्स तक। वाइल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इट बिकम्स लेस नेगेटिव, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ये क्या होती जाती है, लेस नेगेटिव होती जाती है। लेस नेगेटिव का मतलब डिक्रीज होती आ रही है, ठीक है। वैसे तो वो वैल्यू का मैग्नीट्यूड हम देखेंगे तो वो इंक्रीज हो रहा मिलेगा हमको, लेकिन लेस नेगेटिव का मतलब है वो डिक्रीज होती आ रही है। फिर नोबल गैसेज है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नोबल गैसेज की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के लिए एनर्जी रिलीज नहीं होती है बल्कि ऐड करनी पड़ती है। और ऐसा क्यों, क्योंकि नोबल गैसेज की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो ऑलरेडी एक स्टेबल स्टेट में होते हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकालना या ऐड करना दोनों ही बहुत मुश्किल काम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेलोजन्स हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद इन अ पीरियड ड्यू टू स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, क्योंकि सबसे छोटा एटॉमिक साइज होता है इसलिए सबसे ज़्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है एक पीरियड में, किसकी, हेलोजन्स की, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी, हेलोजन्स की, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। फिर है फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम हैव स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। फ्लोरीन और ऑक्सीजन का क्या होता है, स्मॉल तो साइज होता है और चार्ज डेंसिटी होती है ज़्यादा, therefore have lower electron gain enthalpy than chlorine and sulfur respectively। कि ऊपर से नीचे का जो ट्रेंड है ना, वो पहले वाले में मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, एनामोलस बिहेवियर होता है कि जो किसी भी ग्रुप के पहले जो एलिमेंट्स हैं जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन वो डिफरेंट होते हैं क्लोरीन सेकेंड वाले से, जैसे क्लोरीन और सल्फ़र। तो क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, सिमिलरली सल्फ़र का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इसका रीज़न क्या बता दिया, स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी होती है फ्लोरीन और ऑक्सीजन की। उसके बाद है एलिमेंट्स विद हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स एग्जिबिट मोर स्टेबिलिटी, की जो एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स में ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड या फिर फुल्ली फिल्ड हैं वो क्या शो करते हैं, मोर स्टेबिलिटी शो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लो फॉर सच एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी मेजर्ड बाय, मेजर कैसे करते हैं, बोर्न-हेबर साइकिल से एंड एलिमेंट्स विद हाई डेल HEG आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दोनों चीज़ ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेजर कैसे करते हैं, बोर्न-हेबर साइकिल से। बोर्न-हेबर साइकिल का मतलब क्या होता है, कोई भी एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है उनको हम पूरा ऐसे साइक्लिक प्रोसेस बनाते हैं, उसके बाद उसका हर स्टेप की एनर्जी को काउंट करते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बोर्न-हेबर साइकिल। जनरली ये अमोनिया के फॉर्मेशन के केस में अप्लाई की जाती है। नहीं, अमोनिया की बोर्न-हेबर एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर है। अमोनिया की उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर की थी इसलिए, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है, एलिमेंट्स विद हाई डेल्टा HEG यानी जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान से लिख लेना अपनी नोटबुक में कि जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिप्रेजेंटेड बाय EN। इट डिफाइंस एज द, क्या होती है ध्यान से सुनना, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड कौन सी होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन तू दे एक मैं देता हूँ, दोनों मिलके बराबर बांट लेंगे, भाई दोनों ही तेरे होंगे और दोनों ही मेरे होंगे। ऐसी वाली जो बॉन्ड बनती है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसके बाद किसी की टेंडेंसी हो कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो अपनी तरफ खींचे, वो उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी की टेंडेंसी या किसी की एबिलिटी को क्या बोलेंगे, इस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और ये कैसे कैसे वेरी करती है, एटॉमिक साइज के वेरीज इन्वर्सली। एटॉमिक साइज ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एटॉमिक साइज कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। ऐसे ही चार्ज ऑन आयन, आयन के चार्ज से कैसे वेरी करती है, डायरेक्टली, यानी चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। जैसे लिथियम और लिथियम प्लस में से लिथियम प्लस की ज़्यादा होगी, Fe2+ और Fe3+ में से किसकी ज़्यादा होगी, Fe3+ की, क्योंकि ज़्यादा चार्ज किस पर है, Fe3+ पर। ऐसे ही है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कैसे वेरी करती है, मोर द S कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा, यानी S की परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन होगी। जैसे देखते हैं कार्बन के अंदर, देखते हैं C2H6 में सबसे कम, C2H4 में, फिर C2H2 में। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हमें पता लगेगा sp3 है, ये sp2 है और ये sp है, ठीक है। अब sp3, sp2 और sp में से s कैरेक्टर निकालेंगे तो sp में s कैरेक्टर होगा 50% और sp2 में होगा 1/3 यानी अप्रोक्सीमेटली 33.33%। और sp4 में निकालेंगे तो ये होगा 1/4 यानी 25%। तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर उतनी ही ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब ट्रेंड देखते हैं, इन पीरियड्स एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब लेफ़्ट टू राइट ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज। वाइल इन द ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जबकि जो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। एक पीरियड की बात करेंगे तो इंक्रीज होगी अप टू हेलोजेंस तक, ठीक है। हेलोजेंस की मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद नोबल गैस की नहीं होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। नोबल गैसेज के लिए इनकी वैल्यू क्या होती है, 0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें क्या प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है, ये हमें बताती है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स के बारे में एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट्स ऑन पोलिंग स्केल इज, कैसे मेजर करते हैं? सबसे पहला है मिलिकन स्केल। मिलिकन स्केल में कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2। मिलिकन ने सबसे पहले तरीका बताया था आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2। सेकंड है पोलिंग स्केल, जो जनरली यूज़ किया जाता है, इसकी टर्मिनोलॉजी ही सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इनकी वैल्यूज़ याद करनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर्मूले याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चांसेस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चांसेस होते हैं कि शायद न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाते हैं। फिर है द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स A and B is given by the relationship कि दो एटम्स हैं A और B, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो ये बताता है पोलिंग स्केल। और वो कैसे बताता है? x से माइनस एक्स बी, x होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो x से माइनस एक्स बी इज इक्वल्स टू 0.18 रूट डेल्टा। ठीक है, रूट डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? ये जो ट्रायंगल होता है इसको हम डेल्टा बोलते हैं, और डेल्टा इज़ नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं? एनर्जी ऑफ बॉन्ड ए बी माइनस अंडर रूट एनर्जी ऑफ ए इंटू एनर्जी ऑफ बी बी, यानी बॉन्ड एनर्जी से डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम्स के बीच में डिफरेंस बता देता है। और ई ए बी, ई ए और ई बी बी क्या होती है? बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव बॉन्ड। कौन कौन सी? ए बी, ए और बी बी की बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी। तीसरा है एलरेड एंड रोचो मेथड। इससे कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.744 प्लस 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जेड इफेक्टिव क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये कैसे निकालते हैं हम? जेड माइनस सिग्मा से। जेड इफेक्टिव निकालते हैं जेड माइनस सिग्मा से। जेड होता है एटॉमिक नंबर और सिग्मा इज़ द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सिग्मा क्या होता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्लेटर्स रूल। इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? स्लेटर रूल से निकाल सकते हैं। आगे जिस चैप्टर में आएगी वहाँ पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। The valency of an element is related to the electronic configuration of its atoms and usually determined by electrons present in the valence shell. किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, और यूजुअली बताया जाता है कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वैलेंस शेल के अंदर। वैलेंस शेल क्या होती है? आउटर मोस्ट जो शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं यूजुअली उससे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, अप टू 4 इलेक्ट्रॉन्स यदि हैं तो उसकी वैलेंसी 1 2 3 4 ऐसे होती हैं, और मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ाते हैं। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 माइनस 6 2 उसकी वैलेंसी बताई जाती। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। ठीक है, +4 तक मैक्सिमम जाती है, फिर डिक्रीज होते 0 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0। ठीक है, इधर वालों के लिए प्लस साइन, इधर वालों के लिए माइनस साइन। उसके बाद ऑन मूविंग अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो क्या होता है? वैलेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4। पहले 1 to 4 इंक्रीज होती है एंड देन डिक्रीजेज टू 0, और फिर डिक्रीज हो जाती है अप टू 0 फॉर नोबल गैसेज। नोबल गैसेज के लिए क्या हो जाती है? बिल्कुल 0।
वाइल ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप द वैलेंसी रिमेन्स सेम। ठीक है, पहली ऐसी प्रॉपर्टी आई है जो ऊपर से नीचे आते हैं तो वैलेंसी सेम होती है, और इसका रीजन क्या है कि ऊपर वालों की और नीचे वालों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सेम रहती है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो बहुत सारी वैलेंसी शो कर सकते हैं। वेरिएबल मतलब मोर देन वन, बिकॉज दे कैन यूज़ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकते हैं आउटर एज वेल एज पेन अल्टीमेट शेल का। यानी ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जब मैंने बताया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स फिल होने से पहले पी और एस ऑर्बिटल फिल हो जाते हैं, तो वो अपनी वैलेंसी के लिए एस, पी और डी तीनों ऑर्बिटल्स का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो एक से ज़्यादा वैलेंसी भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, रिएक्टिविटी इंक्रीज। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एज वेल एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इन सब के डिक्रीज होने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, किसके डिक्रीज होने पर? आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिक्रीज होने पर, और एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होने पर केमिकल रिएक्टिविटी मेटल की क्या होती है? इंक्रीज। ठीक है, ये बताया मैंने मेटल की। अब यदि बात करेंगे नॉन मेटल की तो उसमें हो जाएगा उल्टा। नॉन मेटल की इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और डिक्रीज होती है विद एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, ध्यान से, यदि नहीं आया तो एक बार पीछे जाके या तो पॉज करके ये लाइन को दोबारा पढ़ो या दोबारा सुनो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या ट्रेंड होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? पहले वो टेम्परेचर का वो पॉइंट जिसके ऊपर सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड के अंदर टोटली नहीं, एट विच स्टार्ट्स मेल्टिंग। ठीक है, स्टार्ट हो जाए मेल्ट होना, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। और ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर का वो पॉइंट जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड स्टार्ट हो जाए वेपर में कन्वर्ट होना, वो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके अंदर ट्रेंड क्या होता है? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर मेटालिक एलिमेंट्स। ठीक है, डाउन द ग्रुप मेटालिक एलिमेंट्स के लिए क्या होगा? डिक्रीजिंग। ठीक है, रीजन क्या? ड्यू टू डिक्रीजिंग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं? डिक्रीज। हाउएवर फॉर नॉन मेटल्स के लिए क्या होगा? पहले मेटालिक एलिमेंट्स के लिए बताया था, अब नॉन मेटल्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। नॉन मेटल्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, जबकि मेटल्स के लिए डिक्रीज होंगे। अब अलोंग अ पीरियड क्या होगा? अलोंग अ पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एंड रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू इन द मिडल ऑफ द पीरियड, यानी पूरे पीरियड के बीच तक तो क्या होते जाएंगे? इंक्रीज, एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, उसके बाद डिक्रीज होते आएंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टंगस्टन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, उसका होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग मेटल्स। तो यदि क्वेश्चन आ जाता है मेटल्स के अंदर सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन होता है, सिंबल उसका W होता है। यूज़ करते हैं हम घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं येलो वाले, जो पहले ज़्यादा यूज़ करते थे, आजकल तो LED LED यूज़ करने लग गए। पहले जो येलो वाले से वो बल्ब होते थे ना, उसके अंदर जो फिलामेंट होती थी बिल्कुल पतली सी, वो टंगस्टन की बनी होती थी, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3683 केल्विन, जो मेटल्स में सबसे ज़्यादा है। और नॉन मेटल्स की यदि बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है कार्बन का। ठीक है, कार्बन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है 4000 केल्विन अमंग नॉन मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ ही ट्रिक भी बन सकती है। मेटल्स में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का
नॉन मेटल्स में कार्बन के कौन सी एलोट्रोप का, डायमंड फॉर्म का, ठीक है, जो 4000 केल्विन तक नहीं मेल्ट होता, ठीक है। उसके बाद यदि आपको ये ट्रिक याद नहीं हो रही हो ये वाली, तो आप इस एग्जाम्पल को देख के आइडिया लगा सकते हो। कार्बन सबसे ऊपर आता है तो नॉन मेटल्स के लिए ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है, जबकि टंगस्टन की केस में इससे उल्टा होता है। नेक्स्ट है लिथियम मेटल हैज हाई मिनिमम डेंसिटी। लिथियम मेटल की मिनिमम डेंसिटी होती है, जबकि इरिडियम मेटल की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? तो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू द एलिमेंट टू लॉस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था उसका उल्टा क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यानी किसी भी एटम की टेंडेंसी की वो एक एलिमेंट को लॉस कर दे और उसके ऊपर एक पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या वो खुद एक पॉजिटिव आयन बन जाए, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आगे है ग्रेटर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ग्रेटर इज द मेटालिक कैरेक्टर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर। तो इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को और मेटालिक कैरेक्टर को एक ही भी बोल दिया जाता है कभी कभी। उसके बाद है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेज ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड हम कभी जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। एंड इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, और ग्रुप में जब नीचे आते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। ये सब है ना, आपको अभी लग रहा होगा इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, थोड़ा दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा के पढ़ोगे ना तो सब इजीली बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा। साथ साथ नोट्स बनाते रहना, 2-3 बार पढ़ोगे ना सब याद हो जाएगा, ठीक है। एल्कली मेटल्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कौन से वाले? एल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 एलिमेंट्स, लिथियम सोडियम पोटेशियम वाले। एंड हेलोजेंस आर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। हेलोजेंस जो होते हैं अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में क्या होते हैं? लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हेलोजेंस कौन से? ग्रुप 17 एलिमेंट्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। फिर है बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, कि जो मेटालिक कैरेक्टर है उनके ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर होता है, और ये क्या होता है? इट ऑल्सो डिक्रीजेज अलोंग अ पीरियड। अलोंग ए पीरियड ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। एंड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और एक ग्रुप के अंदर ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है डायगनल रिलेशनशिप। डायगनल क्या होता है? जैसे इस एंड से दूसरे एंड तक मैं बढ़ाता हूँ वो होगा डायगनल, ठीक है। डायगनल रिलेशनशिप यानी सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड शो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज विद देयर डायगनल एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड। कि सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स हैं ना, थर्ड पीरियड वाले, जो उनके डायगनल एलिमेंट्स हैं यानी ऐसे वाले एलिमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। जैसे लिथियम रिजेंबल्स मैग्नीशियम, लिथियम मैग्नीशियम में, बेरिलियम रिजेंबल्स एल्यूमिनियम, एंड बोरोन रिजेंबल्स सिलिकॉन। इनके बीच में ना कुछ प्रॉपर्टी सेम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायगनल रिलेशनशिप। एंड इज ड्यू टू द रीजन दैट these pairs of elements have almost identical ionic radii। ये प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है? क्योंकि उनकी आयनिक रेडियाई सेम होती है एंड पोलराइजिंग पावर, और ऐसे ही पोलराइजिंग पावर भी सेम होती है। पोलराइजिंग पावर निकालते कैसे हैं? चार्ज टू साइज रेशियो से, ठीक है। चार्ज टू साइज रेशियो से पोलराइजिंग पावर निकालते हैं, वो भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल या सिमिलर होती है। तो इसीलिए एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन आर नोन एज ब्रिज एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जैसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, इनको क्या बोलते हैं? ब्रिज एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
आई विल सॉल्व इट फॉर यू। और लगे रहो बिल्कुल, अब की बार नीट या IIT जो भी कर रहे हो बिल्कुल करना ही है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।